अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान की तरफ से ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने के बाद से बरतानवी मीडिया में हलचल मची हुई है। 3 रोज़ पहले डेली मेल में शाया आर्टिकल के मुताबिक इमरान खान की जानिब से जेल से चांसलर का इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद से यूनिवर्सिटी को शदीद एहतजाज का सामना है। अखबार के मुताबिक यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पैटिशंस भी मौसूल हो रही हैं और पैटिशंस में इमरान खान को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजू उम्मीदवार करार दिया गया है। आज बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के मामले पर बानी पीटीआई इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है। दी गार्डियन की जानिब से इमरान खान के चांसलर के इंतखाब के लिए कागजात जमा करवाने पर सवाल किया गया कि तालिबान दोस्त इमरान खान वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब है और अहम भी सवालात उन्होंने उठाए हैं। और इस वक्त यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, यही जानने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ लंदन हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हसीब अरसलान, ये बताइएगा, एक तो यूनिवर्सिटी की जानिब से शेड्यूल है क्या और जो एतराज़ात दायर किए जा रहे हैं इसकी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी शुक्रिया महरीन। सबसे पहले तो जो टाइम टेबल का आपने सवाल किया उस पर बात करते हैं कि एंड ऑफ अक्टूबर यानी 28 अक्टूबर तक जो है ये लिस्टें आवेजा कर दी जाएंगी कि कौन कौन लोग इस चांसलरशिप के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो तब जाके ये क्लियर होगा कि और इमरान खान के साथ इस दौड़ में कौन लोग शरीक हैं। पोटेंशियली जो है जब ये बात शुरू हुई तो उस वक्त सामने ये आया कि बोरिस जॉनसन जो कोविड के दौरान बरतानिया के वज़ीर आज़म थे वो भी शायद इसकी रेस में शामिल है। टेरेसा मे जो कि साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया की रह चुकी हैं, शायद वो भी इसकी रेस में शामिल है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। 28 अक्टूबर को ये जब लिस्ट पब्लिश होगी तो तभी क्लियर होगा कि इमरान खान के साथ साथ और कौन लोग इसमें शरीक हैं। अच्छा, इस बात का पहली दफा जिक्र उस वक्त हुआ जब आज से ठीक 4 हफ्ते पहले बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स में बरतानवी एमपी की जानिब से एक सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें जुल्फी बुखारी और मेहरबानो कुरैशी और दीगर कुछ पीटीआई के लोग शरीक हुए। तो वहां पे जुल्फी बुखारी ने हम साफियों से गैर रस्मी बात करते हुए पहली दफा जिक्र किया कि शायद इमरान खान इसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का इलेक्शन लड़े। हम अपनी जो लीगल टीम है उससे बात कर रहे हैं और हम इसका बाकायदा जो है ऐलान करेंगे। तो जैसे ही ऐलान हुआ साथ ही नून लीग जो है बरतानिया में क्योंकि बड़ी मुनज़्ज़म है, 4 साल मियां नवाज शरीफ जो है यहाँ पर लंदन में रह कर गए हैं, तो एक बड़ा एक ऑर्गेनाइज था उनका यहाँ पर सेटअप था, तो वो भी हरकत में आ गई और उन्होंने इसका कोई ऐलान नहीं किया कि हम क्या करेंगे, क्या हमारा तरीकाकार होगा। लेकिन उन्होंने चुप करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस है उधर जाकर एक पिटीशन जो है पिछले हफ्ते जमा करवाई, जिसके बाद एक नया हसीब ये बताइएगा, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से कोई एलामिया जारी किया गया इन एतराज़ात को लेकर? नहीं, अभी तक यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई भी ऐसा रद्द-ए-अमल जो है इस सारी सिचुएशन को देखकर सामने नहीं आया। एक तो ये कि अभी यहाँ पर छुट्टियां चल रही हैं, अगले हफ्ते से बाकायदा यूनिवर्सिटी का आगाज होगा। ये जो मंडे कल आ रहा है, कल से बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट भी जो है वो लगने जा रही है। पार्लियामेंट में भी छुट्टियां थी तो सरकारी तौर पर यहाँ पे छुट्टियां चल रही हैं। बैक टू बैक 2 आर्टिकल्स आए हैं यके बाद दीगरे, जो 2 आर्टिकल्स आए हैं हसीब, इनका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं वहां की सोसाइटी के लिहाज से, और ये जो 2.5 लाख वोटर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? ये जो आर्टिकल्स 2 आए हैं बानी पीटीआई से मुतल्लिक, वहां की सोसाइटी के तनाजुर में अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? देखिए, बाकी अखबारात जो है उनको तो थोड़ा समझा ही जाता है कि वो कंट्रोवर्शियल से हैं थोड़े, लेकिन गार्डियन जो है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बरतानिया भर में और दुनिया भर में जो है वो मानी जाती है। सो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का भी एक अपना इम्पैक्ट है। तो पीटीआई जो है वो अपनी एक कैंपेन उधर चलाए हुए है, लेकिन ये जो गार्डियन में खासतौर पे जो आज आर्टिकल पब्लिश हुआ इसका डेफिनेटली एक बड़ा सॉलिड सा इम्पैक्ट जो है वो देखने में आएगा। लेकिन नसीब ये बताएं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले भी भरपूर तरीके से वो भी मैदान में हैं, सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं। ये फौरी तौर पर तासुर ये दे देना कि कौन हारा है कौन जीत रहा है। मेरी जो मुस्लिम लीग नून के कुछ अफराद से बात हुई वो तो काफ़ी परेशान है कि शायद ये जितने अभी तक चीज़ें आई हैं वो भी कोई कामयाबी वाली पोजीशन पे ना जा सके, तो फिर उनकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? जी, जो बरतानिया में नून लीग के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं राशिद हाशमी साहब, जिन्होंने एक्चुअली ये पिटीशन ऑक्सफोर्ड में जाके खुरम भट्ट के हमरा जमा करवाई, मेरी अब से कुछ देर पहले भी उनसे बात हुई तो मेरा एग्जैक्टली यही उनसे सवाल था कि अगर लेट से अभी तक जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और अगर नहीं आता और अगर आता भी है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं
तो आपका आगे क्या लाएअमल होगा। तो उनका ये कहना था कि हम लीगल टीम से ऑलरेडी राब्ते में हैं, और अगर किसी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका कोई रद्द-ए-अमल ना दिया और उनको इस दौड़ में शामिल होने की इजाजत दी, तो हम इसको बाकायदा लीगल तरीके से परस्यू करेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी लीगल टीम जो है वो एंगेज कर ली है नून लीग ने यहाँ पर। ठीक है हसीब, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं, और अगर इंतजामिया की जानिब से, यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई अगर एतराज़ लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन होगी? दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोअरशिप बरतानिया में है, और उनके बड़े अहम ओहदेदारान जो है वो भी बरतानिया में है। जुल्फी बुखारी इटसेल्फ जो है वो यहाँ पर है और उसको लीड कर रहे हैं इस सारी को। और अगर ये कहा जाए कि ये आइडिया भी किसी हद तक जुल्फी बुखारी का था तो गलत ना होगा। तो वो भी, क्योंकि आपको पता है कि वो लीगली उनकी जो लीगल टीम है वो भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आज सुबह जो इमरान खान के वकील हैं जो बरतानिया में 9 महीने रह कर भी गए हैं, उनका भी एक बयान सामने आया। तो उनका ये कहना था कि जिस तरह एक पिटीशन नून लीग ने जमा करवाई है, इसी तरह पीटीआई जो है वो भी एक पिटीशन सबूतों के साथ कि ये जो जितने केसेस इमरान खान पे बनाए गए हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, जिन्हें ये पीटीआई का वर्जन है, हम अपना वर्जन भी जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जमा करवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल अभी ये सामने आ गई है कि एक तरफ जहां नून लीग जो है इल्जामात लगा रही है या पिटीशन जमा करवा रही है, पीटीआई भी करवा रही है, लेकिन एक बड़ा टिपिकल सा इलेक्शन इस वक्त जो है इस दफा पहली दफा देखने में आएगा। क्योंकि नून लीग के जो कुछ कारकुनान है उनका ये कहना है कि हमने एक वैन जो है बाकायदा हायर की है जिसके ऊपर स्क्रीन्स लगाई गई हैं और उनके ऊपर जितने इमरान खान के ऊपर इल्जामात हैं उनको हम डिस्प्ले करके और ऑक्सफोर्ड की सड़कों पर चलाएंगे। और उसके मुकाबले में अब पीटीआई वाले जो है वो भी इसी तरह की एक सिमिलर सी कोई, वो उनका कहना है कि हम भी हायर करेंगे। तो ऑक्सफोर्ड में पहले, आज से पहले कभी नहीं देखने को ऐसा मिला, किसी को पता भी नहीं होता, चुप करके एक वेबसाइट जो है उनकी उसके ऊपर पब्लिश कर दिया जाता है कि इलेक्शन हो चुका है और ये अब जो है अगले 10 साल के लिए यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा। एक तरफ तो सिर्फ जो मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात आ रहे हैं, फिर दूसरे गार्डियन अखबार और दीगर अखबारात के कुछ मज़ामीन कुछ शाये हो रहे हैं जो इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जो इस टाइम इम्पैक्ट है, एक जेल में बैठे शख्स ने अप्लाई कर दिया और पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज हो रही है, हालात कहीं और तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, साफ ज़ाहिर है उनको कहीं ना कहीं हमायत का वोट भी मिल सकता है, और फिर ऑनलाइन जो है वो वोटिंग तारीख में पहली दफ़ा होने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी गेम चेंजर हो सकता है कि आप, क्योंकि ऑनलाइन में तो किसी को वो नई सिचुएशन होती है कि कौन किस कंट्री में बैठा है, कहीं से वोट कर देगा, तो आप क्या समझते हैं कोई तब्दीली आ सकती है, ये कोई असर पड़ सकता है ये गार्डियन अखबार के मजमून का, ये पूरी कैंपेन का, या कुछ भी? हसन देखें, इस वक्त सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अगर आप इन सारी चीजों को जो आपने पॉइंट्स उठाए बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। इससे पहले की अगर प्री बात की जाए तो जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने बरतानिया में एक बड़ी अपनी मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन जारी रखी हुई है। जब से बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जब से जेल में है तब से पीटीआई जो एक सिंपथी का जो एक वोट है, सिंपथी हासिल करने की कोशिश कर रही है। वो बरतानवी ऐवानों में भी गए, वो बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट से भी इन टच हैं, वो बरतानवी जो आम लोग हैं उनसे भी इन टच हैं, और ये एक तासुर ऑब्वियसली देने की कोशिश की जा रही है बरतानिया में कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको टारगेट किया जा रहा है। तो जब एक ऐसी माहौल पैदा हो गया और इटसेल्फ जो है जेल से एक बंदा जो लड़ रहा है, तो ये हर किसी की अटेंशन तो इसके ऊपर आएगी। फिर उसके ऊपर दूसरा पॉइंट जो असरअंदाज होगा, क्योंकि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग है, उनका जो ट्विटर है, उनके जो डिफरेंट चीजें, तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो यकीनन होगा, क्योंकि सारे वोटर्स तो ऑनलाइन है, कोई दुनिया के किसी मुल्क में, और तकरीबन 2.5 लाख के करीब ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। हसीब भी बता रहे थे आप भी यूके में रहे हैं और तमाम सूरत हाल से आप आगाह हैं और आप जानते हैं, क्या देख रहे हैं आप जिस तरह से एतराज़ात दायर किए गए हैं उन पर, क्या इसमें मजीद डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, अगर तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पूछेगी तो फिर तो बिल्कुल इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जेल में डाल देना चाहिए, और ना सिर्फ जेल में डाल देना चाहिए, उनकी जो बेसिक रुकनीत है ऑक्सफोर्ड की वो ख़त्म कर देनी चाहिए। और अगर बहुत अच्छा हो, अगर वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे किसी शख्स की बात सुन लें तो उनकी डिग्री भी कैंसिल कर दें, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो कि आइंदा से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कभी इमरान खान साहब कुछ उसका कर ना सकें। लेकिन क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उस तरह के दीगर कॉम्प्रोमाइज़ लोग मौजूद नहीं हैं, या कम अज़ कम तारीख़ में तो नहीं लगता कि मौजूद हैं, तो वो इसको मेरिट्स पे देखेंगे। अब जो एलिगेशंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लगाई गई हैं या लगाई जा रही हैं, उसमें से एक है फॉर एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने ख़वातीन के ख़िलाफ़ बयान दिया,
भाई ये इंग्लैंड है, यहाँ पे उनकी एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ रहती हैं, यहाँ पे 2000 उनके जानने वाले लोग हैं, उन्होंने को 20 साल काउंटी खेली है। क्या आपके ख्याल में नून लीग के सोशल मीडिया विंग के प्रेसिडेंट के कहने की एप्लीकेशन के ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि जिसको सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं चलाते, जो पिछले 40-50 साल से, बल्कि अगर देखा जाए तो 55-60 साल से इमरान खान साहब को जानती है, 55 साल से एज अ स्टूडेंट एंड बाद में एज अलमनाई, और इंग्लैंड जहाँ पे वो 17 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो नून लीग की सोशल मीडिया विंग के एक रुकन की एक एप्लीकेशन के ऊपर इस बात पे मान जाएंगे कि इमरान खान साहब ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं, एक ऐसा शख्स जिनको पिछले 50 साल से जानते हैं? दूसरी तरफ उनके बारे में कहा गया कि ये तालिबान खान है, या इन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। तालिबान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका ने किए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात नेटो ने किए, उस नेटो ने किए जिसका, और उस वेस्टर्न अलायंस ने किए जिसका इंग्लैंड हिस्सा है, उस मिलिट्री अलायंस ने किए जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड का वोट शामिल था कि हाँ हमें यहाँ पे एक मुज़ाकरात करने चाहिए और कहानी को आगे जब बढ़ाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नून लीग की पिटिशन है, ये उन्होंने ये समझ के शायद दायर की है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने जाएगी और हम जो भी सच झूठ बोलेंगे वो मान लेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी एक रीजनेबल यूनिवर्सिटी इमरान खान जैसे एक शख्स को, जिसको वो पिछले 50-60 साल से जानते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, एज अ स्टूडेंट, एज अ अलमनाई, एज अ क्रिकेटर, एज अ पॉलिटिशियन। इमरान खान साहब ने लंदन की सड़कों के ऊपर इराक़ की जंग के ख़िलाफ़ जॉर्ज गैलोवे और दीगर लोगों के साथ मिलकर एहतजाज किए। इंग्लैंड और वेस्टर्न दुनिया इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग के लंदन के सोशल मीडिया टीम के हेड की एक पिटिशन को देख के तो इमरान खान साहब का फ़ैसला करेंगे। ये सिर्फ आपके और मेरे थोड़ी देर के लिए कव्वा हलाल है या हराम है टाइप बहस करने के लिए ये मौजू है, इसमें से कुछ सीरियस नहीं निकलेगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल साहब, हुकूमत तो फ़ायदा उठा रही है ना इसका? कौन सा फ़ायदा? हुकूमत किस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है? हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपके ख्याल में? इससे अगर क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान साहब की मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया है या डिस्क्वालीफाई कर दिया है? अगर इस वक्त फ़ायदा हुकूमत का तो कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो हुकूमत की तजलील होगी। और इस वक्त आप और मैं और दीगर तमाम टेलीविज़न चैनल्स इमरान खान साहब की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, हम अगले टॉपिक की जानिब पर बात करेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हुकूमत की मुआशी टीम के अहम खिलाड़ी जान छुड़ाने लगे हैं। 2 हफ्ते पहले भी हमने देखा कि चेयरमैन FBI अमजद टवाना साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। 2 रोज़ पहले डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग डॉक्टर जहांजेब भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। हालांकि ये ओहदा रिवायती तौर पर गैर सियासी शख्सियत के पास रहा। और अगर अभी ताज़ा इस्तीफ़े की बात कर ली जाए तो मुमताज़ माहिर मैशियत और हुकूमत की जानिब से राइट साइजिंग कमेटी के रुकन कैसर बंगाली साहब भी हैं, और कैसर बंगाली के फ़ायदचारी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमत अखराजात में कमेटी के रुकन थे। अपने इस्तीफ़े में वो बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी सूरत हाल के हिसाब से वेंटिलेटर पर है। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन्स, 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी गई, मगर हुकूमत ने संजीदगी से इन तजावीज़ पर अमल नहीं किया है और इसके बरखिलाफ इकदाम कर रही है। मुआशी सूरत हाल की वजह से IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं है, जबकि महंगाई की वजह से शहरियों का घरेलू बजट तबाह हो चुका है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और ऐसे में विफाक की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और हुकूमती तर्जमान की जानिब से कहा गया कि मंजूर करदा सिफारिशात पर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात, राब्ते या मुनासिब तारीफ के फुकदान का बायस मालूम होता है। तर्जमान ने वाज़े किया है कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया गया है। अदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं ये राइट साइजिंग की बात हो रही है, वाकई ये राइट हो रहा है जिस तरह से कैसर साहब ने भी एतराज़ात उठाए हैं हुकूमत को लेकर? देखिए, इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि कैसे वक्त में जब मुल्क में सबसे अहम तरीन मामला जिससे एक आम आदमी उसकी सूरत हाल जुड़ी हुई है, सबसे अहम तरीन मामला मईशत, तो हुकूमत की मुआशी टीम का ये हाल है कि पहले 6 महीनों में ही साजिशें इनकी अपनी टीम के अंदर शुरू हो चुकी हैं। और ये मामला जब मोहम्मद औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर आए और इसहाक डार साहब और उनके दरमियान सर जंग शुरू हो गई, और उसके बाद अब आगे ये ब्यूरोक्रेसी में भी ये जंग शुरू हो गई है।
और पिछले 2 हफ्तों के दौरान हम देखें तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मईशत में चल रही है, जो IMF के प्रोग्राम से भी जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी महसूलात हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, इस वक्त आपने अखराजात कम करने हैं, आपने राइट साइजिंग करनी है, आपने हुकूमती अखराजात में कमी करनी है, आपने किफायत शारी करनी है। इसके अलावा जब हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, आपके PSDP की बात होती है, आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात होती है, तो इन सब चीजों से जुड़ी 3 शख्सियात जो हैं वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने ओहदे छोड़ दिए। आप देखें कि ज़ुबैर अहमद टवाना जो हैं वो 2 हफ्ते कबल अपने ओहदे से वो इसलिए हटे कि वहां पर भी ये लॉबी चल रही थी कि ये प्राइम मिनिस्टर की टीम है, ये सागदार की टीम है, और प्राइम मिनिस्टर मुसलसल डिस्प्लेयर शो कर रहे थे, लेकिन वो डिलीवर भी कर रहे थे। जुलाई के अहदाफ को जब हम देखते हैं, अब हम अगस्त की सूरत हाल को देखते हैं, तो ये अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ये सारा मामला हुआ। और उसके बाद अब नए चेयरमैन FBR के आने के बाद उन FBR में एक नई लड़ाई शुरू हो गई। फिर हम देखते हैं कि PSDP जब बन रहा था तो उस वक्त एहसन इकबाल साहब जो हैं वो चीन में थे, और उस वक्त जो डॉक्टर जहांजेब फैसले कर रहे थे, तो एहसन इकबाल साहब ने ये एतराज किया प्राइम मिनिस्टर के सामने कि मुझे लूप में नहीं लिया जाता, इससे बेहतर है या मैं छोड़ दूं या ये छोड़ दें। तो फिर वो इख्तलाफात इतने आगे गए कि उसके नतीजे में डिप्टी चेयरमैन जो है उनको रिजाइन करना पड़ा। फिर उसके बाद अब कैसर मगाली साहब 3 कमेटियों के रुकन थे, राइट साइजिंग, किफायत शुआरी, हुकूमती अखराजात में जो कमी वाला जो मामला है, उसमें उन्होंने कहा कि जो सिफारिशात उन्होंने दी हैं, तो हुकूमत जो असल मामला है जिसको एड्रेस करना है, और जो अफसरान असल में कौमी खजाने पर भारी हैं, जो जिनको बेसिकली जिनसे जान छुड़ाई जानी जिस स्ट्रक्चर से जरूरी है, उसकी बजाय जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी कुर्बानी शुरू कर दी गई है। जो अखराजात से मुतल्लिक तजावीज़ दी हैं वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं नजर आती। तो एक ऐसे वक्त में जब आपका सबसे बड़ा मसला ही मईशत है, आम आदमी की जिंदगियों का सवाल है, मुल्क कौमी सलामती का मामला है, उसमें कोई सागदार का ग्रुप है, उसमें कोई शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, उसमें कोई रियासती बंदोबस्त का जो आया हुआ बंदा है उसकी टांगें खींची जा रही हैं, उसमें जो है वो कोई ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो बाकी उसको काम नहीं करने दे रहे। तो ये मामलात चलेंगे कैसे? इस तरह ये मामलात चल नहीं सकते। आप बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं कि मिसाके मईशत होना चाहिए, आपकी तो अपनी टीम के अंदर यकसुई नहीं है, और पहले 6 महीने के अंदर इस तरह की तब्दीलियां जो हैं वो बड़ा सवालिया निशान है कि हुकूमत की मईशत की जो सिमत है उस पर। जी ठीक है आदिल साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आदिल साहब बता रहे हैं कि टांगें खींची जा रही हैं एक दूसरे की, और ये गुज़श्ता 2 हफ्तों में हुकूमती मुआशी टीम के अहम खिलाड़ी साथ छोड़ गए हैं, अहम खिलाड़ी हैं ये। तो अगर यही सूरत हाल रहेगी मुआशी सूरत हाल को लेकर, जिस तरह से कैसर बंगाली साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल वो तो वेंटिलेटर पर है, तो फिर हुकूमत तो एक तरफ दावा भी कर रही है कि हम दुरुस्त समत की तरफ जानिब जा रहे हैं। तो ये कौन सी दुरुस्त समत है? ये देखिए, बुनियादी तौर पे ये पूरा एक गड़बड़ घोटाला है। ये कोई आम कोई चीज़ नहीं है कि किसी ने अपनी टीम लगा दी और बिछा दी, ये मामला चल पड़ा। हर बंदा अपनी डफली बजा रहा है, जिसकी जितनी बज रही है वो उस पोजीशन पे बैठा है। सिर्फ आप फेडरल को उठा के देखें, पंजाब और बाकी सूबों को अलग कर दें, फेडरल में जितनी वजारतें हैं उनमें सेक्रेटरीज जो हैं वो 3 जगहों पे बैठे हैं। 3 ग्रुप चल रहे हैं। नंबर 1 शहबाज एंड कंपनी का, वो हमेशा उनकी पहले से जब पंजाब में रहे, आप माजी का उठा के देखें, आपको अंदाजा होगा जूनियर बंदे को सीनियर पोजीशन पे लगाना और फिर उससे जिस तरीके से डायरेक्शन दे उस पर तरीके से काम करना, वो भाग दौड़ के काम करते हैं। वो कहते हैं ना, पूरे ब्यूरोक्रेसी पूरे निजाम को जकड़ लेती है, वो ये पीछे एक आंसर पाया जाता है जब आप जूनियर बंदे को किसी सीनियर पोजीशन पे लगाएंगे। नंबर 1। और फिर उसके बाद नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ वजारतों में जो अनअनाउंस या अनाउंस तरीके से उन्होंने अपने कुछ वजारतों में लगा रखे हैं। फिर तीसरी जो अभी रियासती बंदोबस्त के तहत आए बैठे हैं, कुछ वहां से लगे हुए। अब मामला 3 जगहों पर है, एक डायरेक्शन मिलती है, 3 तरीके किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, ये काफी यहां पर पेचीदा मसाइल बन जाते हैं। मामला बना के अब अभी तो एक और मामला पंडोरा बॉक्स खोलेगा ना, जब चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला, ये कोई आसान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने समरी तैयार की कि फलां बंदा लगेगा। शहबाज शरीफ साहब के कहने पे समरी तैयार हुई और सदर साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता आपका बंदा लग जाए, आईनी ओहदों पे आप क्या लेना देना। ये चेयरमैन FBR, ये चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने भर्तियां करनी है, CSP ऑफिसर सारे वहां से आते हैं, और फिर उसके अलावा वहां पर एक जो प्रमोशंस का मामला है, तो वो कहते हैं यहाँ पे आपका नहीं हमारा बंदा लगेगा। ये एक नस्ल चल रही है। अगर इन दोनों का मामला ऐसा ही रहा तो फिर आप ध्यान रखें कि जहां से बंदा आना चाहिए वहां से फिर आ जाएगा, फिर मामला ये सारे मुंह देखते रह जाएंगे। तीसरी बात, ये जो बात चल रही थी कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग,
पहले तो मैं उनका आपको बता दूं, वो बहुत प्रोफेशनल इंसान है जहांजेब खान साहब, पंजाब में भी रहे, फेडरल में भी रहे। उनका मामला ये था कि वो शहबाज शरीफ की टीम के थे, वो डायरेक्शन सिर्फ शहबाज शरीफ से लेते थे। एहसन इकबाल साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो मुझसे मशवरा करें, जो मैं कहता हूं वैसे करें, और कुछ जगहों पर वो अपने कुछ अजीज व अकारब को लगवाना चाह रहे थे, वो लग गए। सिर्फ आप देख लीजिए सेक्रेटरी क्लाइमेट कैसे लगी, वहां पे थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, रिसर्च करेंगे, पता लग जाएगा। उन्होंने उनको पहले जब PDM 1 का दौर आया उनको साइडलाइन कर दिया गया, PDM 2 आया, उन्होंने कहा नहीं इनको यहां पे नहीं लगाना, फिर मुझे कौन पूछेगा, आप उनको निकाल दें। भाई ये तो सियासी पोजीशन है ही नहीं, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग की, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। तीसरी चीज जो राइट साइजिंग की बात हो रही है, नासिर महमूद खोसा साहब की सरबराही में कमेटी बनी थी 2023 में, उसमें उन्होंने कहा था 1 ट्रिलियन कैसे बचाया जा सकता है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सब्सिडी के माध्यम में 200 अरब रुपए कैसे बचाना है, 2000 अरब रुपए तरक्याती साइड से, 55 अरब रुपए सिविल हुकूमत चलाने से, 60 से 70 अरब रुपए सिंगल ट्रेजरी अकाउंट के जरिए जो आपने मुख्तलिफ बना रखे हैं वो खत्म करके, हफाजती कंजर्वेशन इकदाम से 100 अरब रुपए, गैर स्ट्रेटेजिक सरकारी कंपनियों से जिसे SOEs कहते हैं उसकी डाइवेस्टमेंट से 174 बिलियन लगभग जो है और दीगर से बचाया जा सकता है। क्या हुआ, इंप्लीमेंट नहीं किया, एक और कमेटी बना दी। और फिर आप देखेंगे कमेटियों का जब आप छानेंगे तो आप अंदाजा करेंगे तकरीबन 11-12 कमेटियों में जो है इसाक डार साहब और बाकी कमेटियों में उधर है। मैं मुहसन की बात खत्म कर रहा हूं। वफाकी बजट में भी तो बार बार किफायतशारी की बातें होती रही हैं, हिकमत अमली बना ली है, अखराजात में कमी की जाएगी, तो हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी इस चीज को डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन हतमी इसके नताइज क्या हुए? देखिए हतमी नताइज ये हुकूमत देने नहीं आई। मैं जैसा कहा ना डफली बजा रहे हैं, पंडोरा बॉक्स से जितने मर्जी आप खोल लें, ये हुकूमत सिर्फ जो है ये राइट साइजिंग की तरफ नहीं आ रही। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड लिए बैठी है कि आप 18वीं तरमीम के तहत कौन से सूबों को इख्तियार होने या वफाक में खत्म करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर बंगाली साहब, ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये हुकूमत अपना मौकफ दे रही है कि उन्होंने शायद कोई उनकी वो चीज समझ नहीं पाए। भाई ये कितना मैच्योर बंदा, आपने उसको कमेटी में लिया, उन्होंने तजावीज दी, और मैं इसकी बड़ी डिटेल आपको बता सकता हूं, मेरे ख्याल आपके पास टाइम कम है कि मैं आपको चीजें बताऊं कि उन्होंने कौन कौन सी तजावीज दी, किस तरीके से नजरअंदाज किया गया। एक वफाकी सेक्रेटरी, एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उनके पास लगभग कोई 30 से 35 कनाल का घर होता है, 60 से 70 मुलाजमीन होते हैं, एक नौकरों की फौज होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोटोकॉल देते हैं, 6 से 7 गाड़ियां उनके पास होती हैं, कोई NGO से आई होती है, कोई सरकार से ली होती है, एक प्रोटोकॉल की अलग होती है। भाई आप वो ये कहते हैं ये खत्म करो, आप नीचे मुलाजमिन को लग गए, वो गलत बात नहीं कर रहे। दूसरी चीज महरीन मैं आपको खबर दे रहा हूं, आप लाहौर में CM पंजाब की एस्कॉर्ट कितनी है आपके ख्याल में? देखिए कितनी गाड़ियां लगती हैं, कितने बंदे लगते हैं CM पंजाब को? देखिए वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, किसी भी चीफ मिनिस्टर को उठा लें थ्रू प्रोटोकॉल चीजें। अच्छा चलें ये बात छोड़े, नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक MLA हैं, वो उनका कोई गवर्नमेंट में ओहदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब की एस्कॉर्ट में कितने बंदे हैं? देखिए वो तो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी पंजाब उनका कोई ओहदा नहीं है, उनके भाई उनका हुकूमत में कोई ओहदा नहीं है। वो जब भाई जाएंगे प्रोटोकॉल मिलता है, कहां से मिलता है। लेकिन अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी कि वो डोंगा गली से मरी आए, बंदा ही कोई नहीं था, उन्होंने कहा आ जाओ, लोग मुलाकातें करते रहे। मैंने वहां पर एक ऑफिसर से पूछा क्या उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता? कहता है सर मक्की पड़नी मारती, रोक के कहा गया ले आए, किसी ने मिलना है तो फिर आगे कुछ फैमिलियां थी, मुलाकात। भाई उनके चाहने वाले हैं, साहब आप ना जेलसी किया करें। मैं ये खबर दे रहा था वफाक में 6 से 7 वफाकी सेक्रेटरीज, बाबर हयात तारड़ साहब को देख लें, कमाल के ब्यूरोक्रेट, साले साहब को देख लें, आजम साहब को देख लें, बेशुमार कमाल के ब्यूरोक्रेट बिल्कुल जिनको छाना जाए मेरिट पे मरते हैं। आप उनको क्यों तैनात नहीं कर रहे? क्योंकि वो मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे ना, मेरिट पे फैसले करेंगे वो आपकी नहीं मानेंगे, वो आपकी सिफारशी चीजों को नहीं मानेंगे, आप गैर कानूनी चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये फेडरल हुकूमत चाहती है कि हम जूनियर बंदों को उठा के मेन पोजीशन पर ले आए, फेडरल सेक्रेटरीज लगा दें और उसके बाद आप उनसे काम चलाएं, जो मर्जी काम करा लें, फिर वो करने को तैयार होते हैं। क्या पंजाब और वफाक और बाकी सूबों में ये नहीं होता रहा? हम इस पर आवाज नहीं उठाते रहे। जब मेरिट जो जिस शख्स जिस पोजीशन पे बनता है वहां पर तैनात करेंगे, दुरुस्त फैसले नहीं हो सकते। हुकूमती प्लान्स तो फिर रिवायती ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस है ना। देखिए ब्यूरोक्रेसी ने पूरे निजाम को जकड़ लिया है। इस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर असद गिलानी किसके कहने पे लगे, कैसे लगे? जूनियर बंदे को आपने कैसे लगा दिया? जाने पड़ना है, नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह देखते हैं आपके हुकूमती मुआशी टीम के अफराद आहिस्ता आहिस्ता छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए
हर शख्स को, जो शख्स भी इस हुकूमत के अंदर कुछ डिलीवर करना चाहता है, ख्वाह वो हमारी रियासती इदारों की तरफ से कुछ एफ़र्ट्स हों जो कि हमने देखा कि बहुत सारे तरीक़ों के अंदर हुई, SIFC के नीचे हुई, दीगर इंस्टीट्यूशंस के अंदर हुई, एंटी स्मगलिंग पर्सपेक्टिव में हुई, जहाँ पे रियासत ने एफ़र्ट की, जहाँ पे कुछ सियासी लोग हों जो डिलीवर करना चाहते हों, जहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेटिक लोग हों जो डिलीवर करना चाहते हों। हमने चेयरमैन FBR देखे, दीगर इस तरह के लोग देखे, वो सब इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से, इस पॉलिटिकल सेटअप से, इस सियासी ढांचे से फ्रस्ट्रेटेड है। अगर आपका ये दिल है, जिस तरह के बहुत से मिनिस्टर्स का दिल है, कुछ के लंबे बाल हैं, कुछ के छोटे बाल हैं, कुछ मदीने के अंदर लोगों को मारते हैं, कुछ यहाँ पे बैठे मारते हैं, आप इस तरह के मनाजर देख ही चुके हैं। अगर आपका ये दिल है कि आप इस हुकूमत में बैठें, आपके शायान शान लंबी लंबी मीटिंग्स हों, AC के कमरे हों, आगे पीछे गाड़ियां लगें एस्कॉर्ट की, पुलिस वाले सलूट मारें, आप अपने जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, आप अपने आबाई गांव में जाएं तो कर्फ्यू लग जाए, मैनुअल सिग्नल्स ऑपरेट हों और हर तरह की लशपश हो, फिर तो हुकूमत बहुत अच्छी है। फिर तो आपको भी इस हुकूमत से कोई मसला नहीं होगा, इस हुकूमत को भी आपसे कोई मसला नहीं होगा। आप वजीर बन के काम करते रहें, आप ब्यूरोक्रेट बन के काम करते रहें, आप कोई और सरकारी ओहदे के ऊपर बैठें और अपनी अयाशी करें। इलेक्शन कमीशन से लेके दीगर सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स भी इसमें डिलीवर करना चाहे, कहे कि मैं मईशत में डिलीवर करना चाहता हूँ या मैं एग्रीकल्चर में डिलीवर करना चाहता हूँ, जितना भी एग्रीकल्चर डिलीवर हुआ वो हमारी रियासत की SIFC की तरफ से, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, हुकूमत की तरफ से कोई उस तरह की डिलीवरी नज़र नहीं आई। अगर कोई सोचे कि मैं हेल्थ केयर में डिलीवर करना चाहता हूँ, एजुकेशन में, फॉरेन पॉलिसी में, किसी भी चीज़ में अगर वो कुछ डिलीवर करना चाहता है तो इस हुकूमत से फ्रस्ट्रेशन होगी उसे। अगर आप और मैं और अदील साहब और हसन साहब अभी एक प्लान बनाएं और हमारे ख्याल में वो प्लान अच्छा हो, ख्वाह वो मीडिया का हो, सोशल मीडिया का हो, इकोनॉमी का हो, लॉ का हो, तो हम किसी रीजनेबल पर्सन को इस हुकूमत में कन्विंस नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, हुकूमत की जानिब से डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल आपका पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल वो पीछे, मुझे आगे बढ़ना है प्रोग्राम में। जी मुझे आगे बढ़ना है प्रोग्राम में। नाज़रीन, अब बात करेंगे कि इस वक्त बिजली के बिल आवाम के लिए सबसे बड़ा मुआशी बोझ बन चुका है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान बिजली के बिलों और IPPs के मसले को हल करने के लिए मुआहिदा भी है, लेकिन दूसरी महंगी बिजली के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत का अनोखा फैसला सामने आया। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये अनोखा जो फैसला कर रही है हुकूमत, और हुकूमत की जो तरजीहात हैं कि 2015 की बजाय 1994 के IPPs क्यों है? देखिए, बड़ा हैरानकुन फैसला है। हुकूमत ने एक टास्क फोर्स भी बनाई और हुकूमत ने कहा देखें जी हम IPPs का मसला हल करने जा रहे हैं। लेकिन जो तशवीशनाक बात यह है कि यहां भी सियासत शुरू हो गई है। यहां भी उसकी हुकूमत के दौर के IPPs को छेड़ो, फलां हुकूमत के IPPs, हमारा जो टेन्योर था 2015 का, उस वक्त के लगाए गए IPPs जो हैं उन पे बात ना की जाए। हमें ज़राए ने यह बताया है कि इस वक्त हुकूमत की जो टीम है उन्होंने ये कहा है, टास्क फोर्स को भी ये कहा है कि आप 1994 के IPPs पे जाएं, आप पीपल्स पार्टी दौर के IPPs पे जाएं, 2015 के IPPs जो हैं उस पे अभी बात ना की जाए। अब 2015 के जो IPPs हैं, वैसे तो 2015 के 12 पावर प्लांट्स हैं, लेकिन उसमें से असल जो मसला है वो 7 पावर प्लांट्स हैं जो कि 8,856 मेगावाट के हैं, और जो हमारी 2,000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट है, जो एक आम सारिफ को हर साल इसका बिल अदा करना है, ये 2,000 अरब रुपए का, उसमें 1,000 अरब रुपया जो है वो सिर्फ इन 12 में से 7 IPPs को जाता है। उस पे हुकूमत क्लैरिटी नहीं दे रही, उस पे हुकूमत उसको ठीक करने की उसकी कोई तैयारी नजर नहीं आती, उस पे हुकूमत उससे तवज्जो हटाना चाहती है। जबकि वो ये कह रहे हैं कि 1994 के जो 19 पावर प्लांट्स हैं उन पे पहले हम बात करते हैं, उनकी एंगेजमेंट्स के, उनके साथ तो बातचीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हो गई थी, जिसमें जो 148 पे डॉलर जो है उसको फिक्स किया गया था। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी, टेक और पे, टेक एंड पे के मामलात हुए थे। अब ये दोबारा से कह रहे हैं जी हम 1994 पे चले जाते हैं। अब 1994 के जो IPPs हैं वो 7,339 मेगावाट के IPPs हैं। इसमें से बहुत से ऐसे IPPs हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ आने वाले चंद महीनों में हो जाएंगे, जबकि कुछ ने 2031 तक होना है। असल मसला आपका जो बोझ है, इसमें कोई शक नहीं है, 1994 वाले जो IPPs हैं उनमें से भी कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने
बिजली पैदा किए बगैर उन्होंने भी अरबों रुपए बटोरे हैं। लेकिन जो इस वक्त आपकी मईशत पे सबसे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, आपने इस मामले को हल करना है ना, आपने जेन्युइनली इस मामले में डिलीवर करना है। तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दौर के आईपीपीज पे पहले चले जाएं, नून लीग वाले आईपीपीज पे बाद में आए? उसकी रीजन ये है, लोग सवाल करेंगे कि आपने 4896 मेगावाट के आरएलएनजी के हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में ये आईपीपीज क्यों लगाए और इनकी परफॉर्मेंस क्या है, मेरिट ऑर्डर में इनका नंबर क्या आ रहा है। फिर लोग सवाल करेंगे कि 3960 मेगावाट के जो आईपीपीज हैं जो कि इंपोर्टेड कोल पे चल रहे हैं, जो महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं, जिनको अब आप लोकल कोल पे लेके जा रहे हैं, तो ये किस प्लानिंग के तहत आपने लगाए? तो आप अपनी कोताहियां, अपनी जो कमियां हैं उस पे पर्दा डालने के लिए आप 1994 पे जा रहे हैं। आप बुनियादी तौर पे आईपीपीज के मामले पे भी सियासत शुरू होगी और आईपीपीज के मामले पे भी पीपल्स पार्टी दौर के आईपीपीज बुरे और नून लीग दौर के आईपीपीज अच्छे, इस पे बात हो रही। अगरचे देखें, हम तो ये कहते आए कि ये उस वक्त की जरूरत भी थी, लेकिन आपने आगे प्लानिंग करनी थी आपने, लेकिन आप इसको छुपा क्यों रहे हैं? आप इस पे क्लैरिटी से आए, आप इस पे बात करें, आप उसका रैशनल दें, आप आके बताएंगे ये कैसे लगे। जरूरत थी, बिल्कुल आदिल साहब आपका पॉइंट आ चुका है। तो नाज़रीन यहाँ पर मुझे शामिल करने एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन साहब आपकी तरफ आऊँगी। 100 से ज़्यादा आईपीपीज़ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आधी कैपेसिटी पेमेंट 2015 वाले 7 आईपीपीज़ जो हैं वो ले उड़ते हैं। फिर भी हुकूमत अभी 1994 की बात कर रही है। आपको लगता है कि आईपीपीज़ के मामले को लेकर हुकूमत संजीदा है? देखिए, बुनियादी तौर पर आईपीपीज़ और महंगाई माफिया हुकूमत के अंदर भी है और वुज़रा के अंदर भी है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी। तो वो किस तरह चाहेंगे कि जो है उनके जो माफियाज जो उन तक जो फ़ायदे पहुंचते हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप देखिए 10 सालों में 24 आईपीपीज़ को 1200 अरब रुपए दिए गए और अभी रिपोर्ट हम चल रही थी कि 2015 से 2024 तक के 24 पावर प्लांट को बिजली ना पैदा करने के जो है वो पैसे दिए गए। 15,000 अरब रुपए 1994 से अब तक दिए गए। आगाज होना चाहिए 2015 में कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो पावर प्लांट्स लगे, क्यों उनको नजरअंदाज किया जाता है जब वो आपको जरूरत थी ही नहीं। आप जो कह रहे थे कि हमारे हालात को छोड़ते, तो आपने कैसे उसकी इजाजत दे दी? उससे भी आगाज करना चाहिए। ठीक है, आगाज करना चाहिए। साहब आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? जी देखिए जी, मुझे तो वही लगता है जो कि पाकिस्तान के किसी जी शऊर शख्स को लगता है कि जो चीज़ भी नवाज शरीफ साहब ने लगाई है उसके बारे में ना पूछें, जो बाकी उन्हें लगाई हैं उनके ऊपर तनकीद भी करें, इन्वेस्टिगेशन भी करें, तमाम चीज़ें करें। जो नवाज शरीफ साहब ने लगाया है वो तो सही होगा, और अगर नहीं भी सही तो हमें सरेखम तस्लीम कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से तो ज़िंदगी में कोई गलती सरजद नहीं हुई। हाँ, बाकी उन्हें जो काम किए हैं वो गलत है, उनके पीछे जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने तो कभी गलती की नहीं, जैसे कि आप जानती हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। ठीक है माजिद साहब, जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी खत्म हो चुका है नाज़रीन, और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।